अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज भारत के दारुल हुकूमत में धमाका हुआ। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धमाका हो गया। इसकी क्या वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने खत लिखा है, क्या तफसीलात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो उसके बाद इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के ब्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन सबसे पहले नून लीग के दानिश्वर परवेज संदेला साहब ने एक ट्वीट की हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें जसिंडा आर्डन साहिबा आपको नजर आ रही हैं, जो न्यूजीलैंड की साबिक खातून वजीर आजम है, और साथ पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहिबा भी आपको नजर आ रही हैं। परवेज संदेला साहब ने लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड की साबिक खातून वजीर आजम भी मरियम नवाज की फैन निकली। अब ये नून लीग के आप इनको दानिश्वर कह लें, एक्टिविस्ट कह लें, यूट्यूबर कह लें, रहनुमा कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो परवेज संदेला साहब पाकिस्तानी कौम को यह बता रहे हैं कि जसिंडा आर्डन जो है वो मरियम नवाज की फैन है। अब वो मरियम नवाज की फैन किस वजह से है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, उनके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन जसिंडा आर्डन कौन है उसको भी देखना, उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जैसे उन्होंने भी लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड की साबिक खातून वजीर आजम। इनका एक आम सा खानदान है। इनके वालिद साहब एक आम से पुलिस ऑफिसर थे। इनकी वालदा एक स्कूल के अंदर एज ए केटरिंग लेडी जॉब करती थी, यानी स्कूल में जो बच्चे खाना वगैरह खाते थे वो खाना वगैरह वो तैयार करती थी, बच्चों को देती थी। इन्होंने डिग्री हासिल की, पॉलिटिक्स में पढ़ा, बड़ी मेहनत की। उसके बाद ये बरतानिया चली गई। बरतानिया में वहां जाके बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये काम करती रही। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने नौकरियां की, एज ए रिसर्चर काम किया, सियासत को समझा। फिर ये बरतानवी हुकूमत को मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एडवाइस भी करती रही। ये अमेरिका भी गई, वहां पे भी इन्होंने एज ए रिसर्चर काम किया। उसके अलावा अपनी जब इनकी वजारत उज़्मा खत्म हुई है उसके बाद भी ये रिसर्च का भी काम करती रही हैं, तालीम का काम भी करती रही हैं, डिफरेंट काम भी करती रही हैं। और अगर माहौल की बात की जाए, क्योंकि ब्राजील में वो मौजूद है, वहां पे COP30 इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका ताल्लुक माहौलियाती आलूदगी से है, कैसे दुनिया में माहौलियाती आलूदगी कम की जा सकती है, वहां पे इस हवाले से सोच विचार होगा। और इसी वजह से जसिंडा आर्डन साहिबा वहां पे मौजूद है। वैसे वजीर आला मरियम नवाज साहिबा भी इसी वजह से वहां पे मौजूद है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन जसिंडा आर्डन जो है वो प्रिंस विलियम की एक चैरिटी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, माहौल को कैसे बचाया जा सकता है, यानी मुआशरे तरक्की भी करें, मुल्क तरक्की भी करें, लेकिन एट द सेम टाइम माहौल को भी बचाया जा सके। तो ये उनकी प्रोफाइल है। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो प्रोफाइल वाली खातून है एक आम घर से उठी, ना उसका चाचा वजीर आला था, ना बाप उसका वजीर आजम था, ना वो अपने किसी खानदान की सीट पे आई है, ना उसके ऊपर फॉर्म 47 वाली कोई बहस है, ना फॉर्म 45 वाली कोई बहस है। उसके बावजूद आपको और मुझे बताया जा रहा है कि जसिंडा आर्डन साहिबा जो है वो उनकी फैन है। अब हो सकता है वो उनकी फैन हो, मुख्तलिफ चीजें हैं। हो सकता है कि वो उनके जो महंगे महंगे डिजाइनर बैग्स हैं उनकी वजह से वो उनके फैन हो सकता है कि उनके वालिद यानी मरियम बीबी के वालिद जो है वो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, इस वजह से वो उनकी फैन हो सकता है कि उनके जो चाचा इस वक्त वजीर आजम है वो उस वजह से उनकी फैन हो। बाकी जहां तक माहौल का ताल्लुक है, इस वक्त लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। आज भी वो दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर था। वैसे प्रोफेसर अशोक स्वाइन साहब है जिनका ताल्लुक भारत से है और वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज के ऊपर, और वहां पे इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उसके बहुत बड़े नाकिद हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है कि आफ्टर सक्सेसफुली मेकिंग लाहौर द मोस्ट polluted city of the world in October, Maryam Nawaz Sharif travels to COP30 in Brazil to tell the world how to stop air pollution। वो भी कह रहे हैं कि भाई अपने शहर की हालत ये है और ये दुनिया को पता नहीं क्या बताने जा रही है, लेकिन यकीनन वो वहां पे गई होंगी कि देखा जाए, सीखा जाए कि कैसे लाहौर के अंदर फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि जसिंडा आर्डन जो है वो फैन है मरियम नवाज साहिबा की, ये समझने वाली चीज है। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज धमाका हुआ भारतीय दारुल हुकूमत में और बताया गया कि जी CNG का कोई सिलेंडर वगैरह वहां पे फटा है, लेकिन भारतीय हुकूमत कह रही है कि ये दहशतगर्दाना कोई हमला था। आज मोदी साहब ने एक क्लिप भी शेयर किया हुआ था ट्विटर के ऊपर। मैंने कल ही आपको बताया था कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मोदी साहब को कुछ ना कुछ
चाहिए होता है। और इस दफा ये हरकत हो गई। और आज मोदी साहब ने उस हवाले से तकरीर करते हुए कहीं पे बात भी की, फिर उसको शेयर भी किया हुआ था ट्विटर के ऊपर कि भाई इस मामले को हम देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल भारतीय दारुल हुकूमत में धमाका होता है, आज इस्लामाबाद की कचहरी में धमाका हो गया। और खबर ये आ रही है कि ये खुदकुश हमला था और भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से ये खुदकुश हमला किया गया। भारतीय प्रॉक्सीज जो बलोचिस्तान के अंदर कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर अफगान तालिबान प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज का खुदकुश धमाका, 5 अफराद शहीद। अब ये बताया जा रहा है कि ये अफगान जो तालिबान है उनके ये प्रॉक्सीज हैं, लेकिन अफगान तालिबान किसके प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान बार बार आपके साथ शेयर करती रही है। लेकिन परेशान कुन चीज ये है कि कल उन्होंने इल्जाम हम पे लगाया कि नई दिल्ली में जो भी धमाका हुआ वो पाकिस्तान करवा रहा है। कुछ मीडिया का सेक्शन वहां पे इस तरह का इल्जाम लगाता रहा, लेकिन उनकी हुकूमत ने बहुत बढ़ चढ़ के खुल के उस तरह इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि फिर अवाम मुतालबा करेगी कि पाकिस्तान पे हमला करो। हमला करेंगे तो आगे से पाकिस्तान की फौज जूते मारेगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जहाज गिराएगी, फिर बेइज्जती होगी, तो वो तो कर नहीं सकते। लेकिन दबे अल्फाज में कभी ये बात करके, कभी वो बात करके, कभी मुसलमानों को टारगेट करके, इस वक्त जो गोदी मीडिया है वहां पे और वहां का जो सोशल मीडिया है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहा है। तो वो सारी चीजें तो चल रही हैं ताकि मोदी साहब की मदद हो जाए बिहार के इलेक्शंस में। लेकिन परेशान कुन चीज ये है कि अगर इन लोगों ने यहां पे टारगेट किया है, और जिस तरह एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि 5 अफराद भी शहीद हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स है? कैसे ही अगले दिन उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई कर दी? तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे मामले की तहकीकात होंगी और जो भी सच होगा वो सामने आएगा और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी ये बिल्कुल जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस घंटा डेढ़ पहले ये धमाका हुआ है, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, हो सकता है कि मजीद तफसीलात भी सामने आए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कल भारत में धमाका होता है, फौरन ही इस्लामाबाद के अंदर धमाका हो जाना रेड जोन के अंदर यकीनन परेशान कुन है। अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब को और दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को इस हवाले से खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैरूनी मुदाखलत अदलिया के अंदर अब खुला राज है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढकी छुपी है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत लिख के भी बताया, फिर दीगर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी बताया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर उस मामले को दबा दिया गया। बल्कि उन्होंने अपने खत के अंदर यहां तक लिखा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अदलिया को डराते रहे कि भाई अगर ऐसे फैसला हो गया, वैसे फैसला हो गया तो मार्शल लग जाएगा, कोई और आके यहाँ पे जो है बैठ जाएगा और हमें घर भेज दिया जाएगा। तो दबे अल्फाज में वो मार्शल की धमकी देते रहे और ये कहते रहे कि जनाब यहाँ पे चीजें इस तरफ चली जाएंगी, चीजें उस तरफ चली जाएंगी। तो बड़ा एक डैमिंग किस्म का उन्होंने खत लिखा है जिसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने की वजह से निशाना बनाया गया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे फैसले दे रही थी जिसकी वजह से अवाम का एतमाद बहाल हो रहा था अदलिया के ऊपर, लेकिन उस वजह से उसको टारगेट किया गया। जो बहादुर वहां के जज साहिबान हैं उनको टारगेट किया गया। इसी तरह जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है, जो जज झुकता नहीं है उसको इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और अब एहतसाब को अदलिया के खिलाफ एक तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा और अपना एहतसाब भी करना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकतवर के साथ खड़ी रही अक्सर और अवाम के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई। जुल्फकार अली भुट्टो के केस का भी उन्होंने जिक्र किया। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो अदलिया के जरिए की गई। और उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उसमें भी अदलिया का किरदार है। तो काफी सख्त खत उन्होंने लिखा है और अदलिया के किरदार के ऊपर बड़ा क्वेश्चन उठाया। बुनियादी तौर पे वो यही कह रहे हैं कि भाई एक तरह से देखा जाए कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है इसके बाद अदलिया का क्या किरदार होगा, अदलिया को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, अदलिया महकूम हो जाएगी, ये एक बहस चल रही है। दूसरी जानिब जो दूसरी बहस है कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही है। अब 27वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और मैं देख रहा था कि कुछ सहाफी वगैरह ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे थे कि जी कल ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। भाई इतनी कौन सी जल्दी है इस तरमीम को? अब पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि बाकू तरमीम, यानी दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मुल्क का वजीर आजम इतनी बड़ी तरमीम करने जा रहा है
आइन के अंदर, लेकिन वो मुल्क के अंदर नहीं है। उन्होंने बाकू में बैठ के, आज़रबाईजान में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए जनाब काबीना के इजलास की सदारत की और फौरन उसकी मंजूरी दी गई, उसको सेनेट के अंदर पेश किया गया। कल ये खबरें आती रही कि इरफान सदीकी साहब की वफात हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वो इजलास वगैरह चलता रहा। कुछ सहाफियों ने कहा कि ये झूठी खबरें, इसमें सदाकत नहीं है, लेकिन फिर रात को खबर आई कि जनाब वो दिन को तो नहीं, लेकिन अब उनकी वफात हो गई है। दिन को उनकी फैमिली के हवाले से बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब इरफान सदीकी साहब की जो है वफात की खबर कंफर्म हो गई है। अल्लाह ताला की जात उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत फरमाए। अब अगर इरफान सदीकी साहब की वफात हो गई है तो क्या जरूरी था कि आज पार्लियामेंट का इजलास होता? इतनी बड़ी शख्सियत जो वजीर आजम साहब के इतने करीब हैं, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के इतने करीब हैं, जो नून लीग के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर उनका किरदार था, चाहे वो मैनिफेस्टो हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की कोई कैंपेन हो, कोई नारा हो, कोई तकरीर हो, हर जगह पे इरफान सदीकी साहब का किरदार आपको नजर आता है। वो हर जगह पे इनका बयानिया बनाते रहे, लेकिन आज जब उनकी वफात हुई है तो क्या बेहतर ना होता कि एक आधे दिन के लिए पार्लियामेंट के इजलास को मनसूख कर दिया जाता और वो आज ये इजलास ना बुलाया जाता, आज ताजियत कर ली जाती, उनका कोई ताजीती रेफरेंस रख लिया जाता, उनकी याद में कोई तकारीर वगैरह करवा ली जाती। लेकिन कोई खास किस्म की जल्दी है इस हुकूमत को। उन्होंने कहा कि भाई हमने फौरन मंजूर करवाना है और अब पार्लियामेंट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम पेश कर दी गई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ सहाफियों ने इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं कि कल ही ये तरमीम पास हो जाएगी। क्या मियां साहब इसके अंदर वोट देंगे, ये चीज तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले भी कि मियां साहब को दोबारा इनकलाबी साबित करने के लिए हो सकता है कि वो इस पे वोट देने ना आए। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है इरफान सदीकी साहब के हवाले से। इससे पहले एक और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत की वफात हुई, उस हवाले से भी उन्होंने ट्वीट किया। तो उनकी ट्वीट्स जो है अब आइन, कानून, जमहूरियत की बालादस्ती, वोट की इज्जत, इस हवाले से नहीं होती। उनकी वो जाती नोयत की जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, उसी किस्म की ट्वीट्स हालिया दिनों में हम उनकी देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पे वो कोई बयान देते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, क्या करते हैं। जो कुछ भी होगा, जो चीज भी सामने आएगी, हमारी कोशिश होगी कि वो हम आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा जी, असल खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। अब ये बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी भी गुज़िश्ता रात किसी से बात हुई और मैंने कहा कि क्या ये मजाकन कहा जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये मजाकन नहीं कहा जा रहा। 27वीं आईनी तरमीम हमने फौरन पास करवानी है और उसके बाद हम 28वीं आईनी तरमीम भी लेके आएंगे। सो मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन इस तरह की बातें आप इस्लामाबाद में कही जा रही हैं। और उसके लिए फिर कौन वोट देगा सेनेट के अंदर? क्योंकि अबड़ो साहब तो इस्तीफा दे के जा रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक मखसूस वजह से ये वोट दिया था। तो अब अगर 28वीं आईनी तरमीम आती है तो फिर कौन सा पीटीआई का सेनेटर इसमें वोट देगा? क्योंकि अभी भी पीटीआई के अबड़ो साहब के अलावा 2 और सेनेटर ऐसे हैं जो वोट दे सकते हैं, जिनमें एक खातून है और जिनमें एक जो है वो मर्द है। अब देखते हैं कि क्या उनकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन ऐसी 2 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं हमारे जराए के मुताबिक। एनीवे 28वीं आईनी तरमीम तो आएगी और पास होगी, हम देखेंगे। अब 27वीं आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो क्या उससे इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर खत्म शुद? अब क्या इसके बाद तो खत्म शुद ना? देखें, ये खत्म शुद शुरू कहां से हुआ था? जिस दिन इमरान खान के खिलाफ इन्होंने तहरीके अदम एतमाद मंजूर करवाई, उस वक्त कहा गया कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। फिर 9 मई हो गया, फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनको सजाएं हो गई। हर मौके पे इन्होंने कहा कि जी इमरान खान का कैरियर खत्म हो गया। फिर 2024 के इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दानिश्वरों ने आपको बताया कि भाई इमरान खान खत्म शुदा है, अब इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, ये 13-14 सीटें लेंगे, इससे ज्यादा इनकी सीटें नहीं आएंगी। लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स थे। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बताया गया कि जनाब इनको टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, यानी इनसे टिकट मांगने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा। उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि भाई हर हल्के के अंदर टिकटों के ऊपर लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि टिकट लेने वाला इनको कोई बंदा ना मिले। और फिर आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि 2024 के इलेक्शंस में क्या हुआ। अब ये मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आई, अब 27वीं आईनी तरमीम आ गई है। उसके बाद जो अदलिया का किरदार है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जजेस की ट्रांसफर भी हो सकेगी, जुडिशल कमीशन में ये मोअज़्ज़िज़ शख्सियात होंगी, अब जस्टिस मुनीब अख्तर वहां पे नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब के लिए हर जगह पे जमीन तंग कर दी गई है। सियासी तौर पे उनके लिए कुछ नहीं है, अदालत से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, तो उनका कैरियर तो खत्म हो गया। मेरे ख्याल में ये 128वीं आईनी तरमीम भी कर लेना, उसके बाद भी ये इमरान खान साहब की सियासत खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान की सियासत पाकिस्तान की अवाम के साथ जुड़ी हुई है
और अभी भी आप जाके बाहर सर्वे करवा लें कि आप देख लें कि ये कोई भी तरमीम कर रहे हैं, क्या लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, या इस सारी एक्सरसाइज का मकसद हमें कुछ राहत देना है, हमारी जिंदगियों को बेहतर करना है, हमारे लिए आसानियां पैदा करना है। नहीं, हर कोई आपको ये बताएगा कि भाई ये तो अपना इक्तदार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद को इस्तिस्ना दे रहे हैं कि जरदारी साहब जनाब सदर बनने के बाद जब रिटायर्ड होंगे फिर भी उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, और उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमात हैं। ये वो जरदारी साहब हैं जिनके हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब कहते थे कि वो स्विट्जरलैंड को खत लिखो, और मियां साहब जो है वो कोट पहन के मेमो गेट के अंदर गए थे अदालत के अंदर, और फिर जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने मेमो गेट कमीशन जो बना था उसकी सरबराही की थी। और काजी साहब को बहुत सारे लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, लेकिन काजी साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो आपको नून लीग की तरफ ज्यादा करीब नजर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी लड़ाई भी हो जाती थी, दीगर मामलात भी हो जाते थे, लेकिन नून लीग के हवाले से उनका जो तर्ज अमल है वो लगता है ऐसे है, तासुर ये मिलता है कि वो काफी ज्यादा नरम रहा। बल्कि अगर आप बात करें नवाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब को काजी साहब पे इतना एतबार था, इतना भरोसा था कि नवाज शरीफ का अपना भाई वजीर आजम बन गया, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आए, इलेक्शंस नहीं करवाए गए। जिस दिन काजी फाइज ईसा बना चीफ जस्टिस उसके बाद मियां साहब मुल्क में वापस आए, उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस करवाए। तो काजी साहब तो काफी जो उनके फैसले हैं उससे नून लीग को काफी ज्यादा फायदा हुआ। पर एनीवे अब जो है जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनके ऊपर नून लीग वाले इल्जामात तो बहुत ज्यादा लगाते थे, बहुत सारे नारे भी लगाते थे, लेकिन अब उन्हीं को ये तायात इस्तिस्ना दे रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों से, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इमरान खान की पॉलिटिक्स के ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ता। आप में से कोई भी शख्स अगर ये वीडियो आज देख रहा है या आईनी तरमीम उसने देखी है, क्या उसके बाद आप ये समझते हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, आप इमरान खान को वोट नहीं देंगे? देखें ना, ये तो कहते थे कि इमरान खान खत्म शुद्ध हो गया, लेकिन अब इनकी तरमीमों से लगता है ऐसे ये है कि इनको लग रहा है कि इमरान खान का सियासी कमबैक होगा, लिहाजा हम कुछ मामलात अपने तय कर लें। ये ना हो कि इमरान खान आए तो वो मियां साहब को पकड़ ले या जो है जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात शुरू कर दे। तो उसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और फिर आपने कल जो राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर सुनी पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुन के आपको लगता है कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया? ये किस किस्म की बातें करते थे, ये किस किस्म का इनका बयानिया था, इदारों के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। आज ये जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उससे तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि अगर इस मुल्क में इस वक्त किसी का सियासी मुस्तकबिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर आपका सियासी मुस्तकबिल जमहूर के साथ जुड़ा होता है और इनको भी इस चीज का अंदाजा है। और इसी वजह से आज जो है बैरिस्टर गौहर साहब कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो जो है जिसे कहते हैं छत फाड़ के बोलते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने कहा कि जनाब वो जिस दिन बाहर आएगा इमरान खान, उसका हर लफ्ज आइन होगा, उसका कहा हुआ हर जुमला जो है वो आइन की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। और मैं लिटरली आपको कह रहा हूं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। आपने देखा कि इमरान खान का एक सियासी वर्कर है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कौन, सोहेल आफरीदी, एक आम सा वर्कर है। वो जिधर जाता है अवामी रिएक्शन क्या होता है? वैसे सोहेल आफरीदी के ऊपर तनकीद तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सोहेल आफरीदी जिस तरीके से वजारत आला चला रहा है, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, सियासियात के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके हर स्टेप के अंदर, उसके हर इकदाम के अंदर आपको सियासत नजर आ रही है, एक पॉलिटिकल वर्कर नजर आ रहा है। ये होता है जब आप नीचे से उठ के आते हैं, जब आप अपने चाचू, मामू, अंकल की वजह से कुछ बन जाएं या वालिदैन की वजह से कुछ बन जाएं, तो फिर वो आपकी वो जाहिरी चीजें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ आपको उस तरह नजर नहीं आता। पर एनीवे, अगर सोहेल आफरीदी जो है वो इस सारे निजाम के खिलाफ होते हुए, इन सारी जमातों के खिलाफ होते हुए गवर्नर उसका हलफ नहीं लेना चाहता था, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, किस किस्म के बयानात दिए, वफाकी हुकूमत ने कैसी कैसी हरकत नहीं की, कैसे वहां पे अपने इत्तेहादियों को भेजा गया, अदालत तक ये गए, लेकिन ये सारे मिल के भी, तरामीम तो हो चुकी थी ना, 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये सोहेल आफरीदी का रास्ता नहीं रोक सके। तो ये 127, लेट मी रिपीट दिस अगेन, ये 127 मजीद तरामीम भी कर लें तो फिर भी ये इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोक सकते।
आज की तारीख में। आगे चल के चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, खान साहब की सियासत डिफरेंट हो जाती है, हो सकता है मियां साहब बहुत पॉपुलर हो जाए तो वो अवाम उनके पीछे खड़ी हो जाए, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख में ये जितनी मर्जी तरामीम कर लें, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे उनका कहावा, हर लफ्ज, हर जुमला, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, इनकी हर तरमीम के ऊपर भारी पड़ेगा और इनकी हर तरमीम उसके आगे बिल्कुल बेअसर हो जाएगी, बिल्कुल जाया हो जाएगी। बस वक्त बदलने की बात है और वो आप देखेंगे कि वो होगा और इसी मुल्क में होगा। और उसमें सबसे बड़ा पछतावा अगर किसी को होगा तो वो इन्हीं जमातों को होगा। लेकिन ये राइट है जो इस वक्त ये कर रहे हैं, मैं इस पे इनको कसूरवार नहीं ठहराता, मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराता। ये बिल्कुल सही सियासत कर रहे हैं क्योंकि इनको सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम हमसे मुतनफर हो चुकी है, पाकिस्तान की अवाम हमें इलेक्ट नहीं करेगी, हमारी आने वाली नस्लों को इक्तदार नहीं देगी। तो ये वाहिद रास्ता है जिसको ये अपना रहे हैं। उसमें हो सकता है आगे जाके वो बैक फायर कर दे, लेकिन इस वक्त इनके पास यही सियासी रास्ता है। अगर इन्होंने इक्तदार में रहना है तो इन्होंने यही कुछ करना है। ये तरमीमें इन्होंने इसी तरह पास करनी है अगर इन्होंने इक्तदार अपनी अगली नस्लों को देना है। आप देखें, एक सेनेटर जो है वो पीटीआई से लिया गया, एक जेयूआईएफ से लिया गया। क्या ये अवामी मैंडेट की तौहीन है या अवामी मैंडेट को सेलिब्रेट किया गया? जेयूआईएफ वाला कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, मुंह छुपा रहा है। पीटीआई वाला कह रहा है जनाब मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूं। तो पर ये इनकी मजबूरी है हुक्मरान इत्तेहाद की, इन्होंने ऐसा ही करना है। अगर ये ऐसा ना करें तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते सियासत के अंदर। अगर आप अवाम के बलबोते पे आए हों, अगर अवाम आपके पीछे खड़ी हो, तो फिर आप जेल में बैठ के भी सर्वाइव कर लेते हैं और सियासत को डिक्टेट भी करते हैं और सियासत को लीड भी करते हैं। जितनी मर्जी तरामीम हो जाएं, अगर इस वक्त किसी का सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर महफूज है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।